उत्तर प्रदेश में चुनावी माहौल तैयार करने के लिए बीजेपी अब 4 फ्रंट से चढ़ाई कर रही है। पीएम मोदी से लेकर सीएम योगी, अमित शाह समेत तमाम बीजेपी के दिग्गज इन चुनावी अभियानों में जुटने वाले हैं। और कोशिश महिला, दलित और नौजवानों को साधने की है। इसके लिए अब एक साथ 4 अभियान चलाए जा रहे हैं। सबसे पहले बात अनुसूचित सम्मेलन की करते हैं। इसके जरिए दलित अति पिछड़े को साधने का फॉर्मूला तैयार कर लिया गया है। बात नारी वंदन सम्मेलन की करें तो इसके जरिए बीजेपी विधानसभा स्तर पर महिला वोट को साधने की तैयारी कर चुकी है। वहीं बीजेपी जिला पंचायत सम्मेलन भी करवाएगी, जिससे प्रधानमंत्री मोदी वर्चुअली इन सभी सम्मेलनों को संबोधित करने वाले हैं। और बीजेपी वोटर चेतना अभियान के जरिए 3 करोड़ नए वोटर्स को पार्टी से जोड़ने के लक्ष्य पर भी काम कर रही है। यानी बीजेपी के ये चारों अभियान 24 के लिए रामबाण साबित होने वाले हैं। आपको दिखाते हैं इसी पर एक रिपोर्ट। जिस योगी की आंधी में साइकिल पंचर, हाथी बेदम और हाथ साफ हो गया। जिस मोदी लहर में अमेठी, आजमगढ़ और रामपुर जैसे किले हिल गए, एक बार फिर उसी रणनीति के साथ बीजेपी अपने अभियान को आगे बढ़ा रही है, जिसकी शुरुआत उत्तर प्रदेश में हुई तो 24 से पहले पूरे देश में अंजाम तक पहुंचाने की तैयारी है। बीजेपी एक साथ अब 4 अभियानों के साथ मैदान में है और इस अभियान पर डायरेक्ट प्रधानमंत्री मोदी की नजर है। इसमें सबसे ऊपर अनुसूचित सम्मेलन है, फिर नारी वंदन सम्मेलन का भी आयोजन हो रहा है। साथ ही बीजेपी जिला पंचायत सम्मेलन भी करवा रही है और वोटर चेतना अभियान से नए वोटर जोड़े जा रहे हैं। लोकसभा चुनाव में हैट्रिक लगाने सियासी मैदान में उतर रही बीजेपी की रणनीति, प्लानिंग और मकसद साफ है। केंद्र में 350 सीटों से ज्यादा और उत्तर प्रदेश में टारगेट 80 के लक्ष्य को साधना है, जिसके लिए टीम मोदी योगी अपने दल बल के साथ मैदान में उतर चुके संवाद से समाधान तक का मंत्र दे रहे हैं। मिशन 2024 की चुनावी तैयारियों में जुटी भारतीय जनता पार्टी सम्मेलनों और अभियानों के जरिए लोकसभा चुनाव का माहौल बनाती नजर आएगी। दरअसल इन सम्मेलनों में भारतीय जनता पार्टी के तमाम दिग्गज जुटेंगे। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों डिप्टी सीएम के अलावा भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारी और प्रदेश पदाधिकारी बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाते नजर आएंगे। दरअसल बीजेपी अब उस रणनीति के साथ मैदान में उतर रही है, जिससे नए वोटरों के साथ ही पिछड़े दलित को साधा जा सके। इसके लिए बीजेपी ने अनुसूचित सम्मेलन के जरिए दलित और अति पिछड़े वर्ग को साधने का फॉर्मूला सेट किया है। अनुसूचित सम्मेलन यूपी के 6 संगठनात्मक क्षेत्रों में कराए जाएंगे। इनमें 2 लाख से ज्यादा भीड़ जुटाने का लक्ष्य दिया गया है। लखनऊ में 2 नवंबर को अनुसूचित सम्मेलन कराए जाने की तैयारी है। साथ ही उत्तर प्रदेश में बीजेपी नारी वंदन सम्मेलन भी करवा रही है। सम्मेलन 3 चरणों में होंगे। इनमें पहला चरण पूरा होने वाला है और दूसरे चरण में विधानसभा स्तर और क्षेत्रीय स्तर पर ये सम्मेलन व्यापक स्तर पर आयोजित किए जाएंगे। इसमें बीजेपी की राष्ट्रीय और प्रदेश सरकार की महिला नेताओं और सरकार की महिला मंत्री शामिल होंगे। हम लगातार जो है अनुसूचित सम्मेलन, नारी वंदन सम्मेलन, ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायतों के सम्मेलन के माध्यम से लगातार जनता के बीच में जा रहे हैं। हमारा केंद्रीय नेतृत्व, हमारा प्रदेश का नेतृत्व, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष, हमारे संगठन महामंत्री लगातार इनकी समीक्षा और बैठकों में भाग लेते हुए इस अभियान को गति दे रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी वो सम्मेलन पे सम्मेलन करती रही और समाजवादी पार्टी ने घोषी में भारतीय जनता पार्टी को करारी शिकस्त देने का काम किया। आज भारतीय जनता पार्टी वो पसमंदा सम्मेलन करा रही है, महिलाओं के लिए काम करने की बात कर रही है, दलितों के लिए काम करने की बात कर रही है। लेकिन जब 9 साल से ज्यादा का समय भारतीय जनता पार्टी को मिला तो देश के नौजवानों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, महिलाओं के लिए भारतीय जनता पार्टी ने आज कोई काम नहीं किया। इन सबसे इतर बीजेपी जिला पंचायत सम्मेलन और वोटर चेतना अभियान भी चला रही है।
जिसके जरिए जिले से गांव तक युवाओं को साधने की तैयारी हो रही है। साथ ही कोशिश है कि नए वोटर को पार्टी से जोड़ा जा सके। यूपी में 3 करोड़ से ज्यादा नए वोटर को जोड़ने का लक्ष्य है। नए वोटरों को पार्टी की विचारधारा से जोड़ने का मकसद है। हर विधानसभा में 5000 नए वोटरों को जोड़ने का टारगेट है। यानी कि बीजेपी एक साथ 4 फ्रंट पर अपनी रणनीति को आगे बढ़ा रही है, जिस पर अब प्रधानमंत्री मोदी की भी नजर रहने वाली है। इतना ही नहीं, दावा किया जा रहा है कि ब्लॉक प्रमुखों के सम्मेलन में पीएम मोदी खुद वर्चुअली जुड़ेंगे और संबोधित करेंगे, जिसकी तैयारी हो चुकी है। सिर्फ तारीखों के ऐलान का इंतजार है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। चलिए बात देवरिया नरसंहार पर हो रही सियासत की कर लेते हैं, जहां एक तरफ यूपी सरकार यादव और दुबे परिवार के बीच जमीन विवाद और हत्या के मामले में निष्पक्ष जांच करवा रही है, तो दूसरी तरफ आज अखिलेश यादव खुद पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे। लेकिन सत्य प्रकाश दुबे के बेटे ने अखिलेश यादव से मुलाकात करने से इनकार कर दिया और कई गंभीर आरोप भी लगा दिए। क्या आरोप उसकी तरफ से लगाए गए वो भी हम आपको बताते हैं। सत्यप्रकाश दुबे के बेटे देवेश दुबे ने कहा कि उस वक्त सपा सरकार ही थी जब जमीन को लेकर विवाद शुरू हुआ, लेकिन उसे सुलझाया नहीं गया। 2014 में ही समाजवादी पार्टी की सरकार से उसके पिता ने गुहार लगाई थी, लेकिन दबंग प्रेमचंद यादव पर उस वक्त कोई कार्रवाई नहीं की गई। अगर 2014 में ही विवाद सुलझा लिया जाता तो उसके पिता जिंदा होते। साथ ही देवेश दुबे ने आरोप लगाया कि नरसंहार सपा सरकार की लापरवाही का ही परिणाम है। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। जब अखिलेश परिवार से मिलने के लिए गए तो हुआ क्या। देवरिया की वो दर्दनाक घटना जहां जमीन विवाद में 6 लाशें बिछ गईं, जहां जमकर खूनी तांडव हुआ। उसी विवाद को राजनीतिक रंग देने की कोशिश हो रही है और ये कोशिश इस बार समाजवादी पार्टी की तरफ से हुई है। लेकिन यादव ब्राह्मण वाली सियासी चाल फेल साबित हुई, क्योंकि नरसंहार में पूरे परिवार को खोने वाले देवेश दुबे ने अखिलेश यादव से मिलने से मना कर दिया। हम उनसे मुलाकात नहीं करना चाहते हैं। हमारे 2014 में उन्हीं की सरकार में, सपा की सरकार में ही हमारे चाचा जी के बंद बुद्धि थे, बाला फुसला करके बिना पैसे के बैनामा करा लिया गया। और सपा के सरकार में ही 4-4 राइफल निकलवा लिया गया था। और सपा की सरकार में बंदूक के नोक पर ही उन्होंने हमारा घर बनवाने जा रहे थे, हमारे घर को भी रोक दिया, क्योंकि जब तक बंटवारा नहीं हो जाएगा तब तक हम घर बनवाने नहीं देंगे। हमारा खेत हरदम कब्जा करा करके हरदम कटवाता अपना रखता था, गोली सटा करके, हथियार सटवा करके हमारे पूरे परिवार को पीड़ित हम लोग थे। और इन स्कूल के जमीन में, वन विभाग के जमीन में अपना महल खड़ा कर दिया था। अखिलेश यादव की कोशिश दुबे परिवार से मिलकर सरकार पर निशाना साधने की थी, लेकिन वो खुद इस सियासत के शिकार हो गए, क्योंकि देवेश दुबे ने कहा 2014 में समाजवादी पार्टी की सरकार थी। उसी वक्त पिता ने सरकार से गुहार लगाई थी, जमीन पर दबंग प्रेमचंद यादव कब्जा कर रहा है, लेकिन उस वक्त उनकी सुनवाई नहीं हुई। अगर मामला सुलझ जाता तो पिता जिंदा होते। ये आरोप तत्कालीन समाजवादी पार्टी की सरकार पर वो पीड़ित लगा रहा है जिसने नरसंहार में अपना पूरा परिवार खो दिया। लेकिन अखिलेश यादव इन सब के तर मौजूदा सरकार पर निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं। वो लोग हैं जो घटना में राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं। मैं तो कहता हूं अगर ये निष्पक्ष हैं और जीरो टॉलरेंस इनके मन में है अगर, तो दोनों परिवारों की मदद करें और भेदभाव नहीं होना चाहिए। आप बुलडोजर से इस घर को डराना चाहते हैं। सवाल घर का गिरने का नहीं है, सवाल आपकी नीयत का है। और आपने अपने फैसले में ये स्वीकार कर लिया है कि आपके अधिकारी गलत थे और गलत अधिकारियों नगर नहीं थे वो अधिकारी गलत, तो बताइए आपको 20 अधिकारियों को सस्पेंड करना पड़ा। ऐसे में सवाल समाजवादी पार्टी की तत्कालीन सरकार से, आखिर 2014 में दुबे और यादव के बीच जमीन विवाद क्यों नहीं सुलझाया गया? आखिर क्यों दबंग प्रेमचंद यादव पर कार्रवाई नहीं हुई? क्योंकि अगर उस वक्त सपा सरकार की तरफ से एक्शन लिया जाता तो आज 6 लोगों की हत्या नहीं होती और उस हत्या पर सियासत करने की नौबत नहीं आती जो आज हो रही है।
ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। पहले रामचरितमानस, उसके बाद सनातन का अपमान और अब हिंदुओं के सबसे पवित्र धर्मस्थल पर स्वामी प्रसाद मौर्य का विवादित ज्ञान कई सवाल खड़े कर रहा है, क्योंकि समाजवादी पार्टी के महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य बार बार हिंदुओं को टारगेट कर रहे हैं और पार्टी की तरफ से विरोध नहीं किया जा रहा है। ऐसे में क्या ये सियासी एजेंडे के तहत हो रहा है या फिर स्वामी प्रसाद मौर्य सुर्खियों में बने रहने के लिए विवादित बयान दे रहे हैं? क्योंकि स्वामी मौर्य के विवादित बयानों पर नजर डालें तो आज उन्होंने कहा कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा तो सिर्फ एक नाटक नौटंकी है। साथ ही ये भी कहा कि हिंदू राष्ट्र की मांग करने वाले देश के दुश्मन और देशद्रोही हैं। इससे पहले उन्होंने रामचरितमानस पर बैन लगाने की बात भी कही थी। उस वक्त भी खूब बवाल हुआ था। इसी विवाद के दौरान उन्होंने कहा था कि गेरुआ कपड़ों में साधु संत आतंकवादी हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने लव जिहाद के मसले पर कहा था कि जाति और धर्म पर भेदभाव से ही धर्मांतरण हुआ करते हैं। और स्वामी मौर्य ने यह भी कहा था कि हिंदू मंदिर मठ मठों को तोड़कर बनाए गए हैं। और ऐसे में क्या स्वामी प्रसाद मौर्य किसी एजेंडे के तहत विवादित बयान दे रहे हैं? आपको इसी पर एक रिपोर्ट दिखाते हैं। आपसी में इसका अर्थ होता है चोर, नीच, अधम। सनातन के दुर्विरोधी स्वामी मौर्य हिंदू को नीचा बता चुके हैं, चोर से तुलना कर चुके हैं। अब उस स्वामी मौर्य ने सनातनियों की आस्था पर एक बार फिर राम मंदिर जैसे पवित्र स्थल पर विवादित बयान दे दिया है। और ये बयान मंदिर निर्माण के साथ ही प्राण प्रतिष्ठा पर दिया और जनवरी में होने वाले कार्यक्रम को नाटक और नौटंकी बता दिया। एक नाटक शुरू होने वाला है जनवरी में। हमारे पत्रकारों को तो बाद में पता लगेगा वो नाटक क्या है, लेकिन उसका खुलासा मैं आज कर दे रहा हूं। वो नाटक क्या है? नए राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का। ये वही स्वामी मौर्य है जिसने रामचरितमानस का अपमान किया था, जिसने सनातन धर्म को बीमारी बताया था। और स्वामी मौर्य की इसी बयानबाजी के बीच जूते भी बरसे थे। लेकिन बार बार हिंदू आस्था पर चोट सपा नेता के मन में खोट को बयां करने के लिए काफी है। तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी ने स्वामी के जहरीले बोल से किनारा कर लिया है। वो जो भी बयान देते हैं अपना व्यक्तिगत बयान देते हैं, समाजवादी पार्टी का बयान नहीं होता। हम कई बार बोल चुके हैं, कई बार। स्वामी मौर्य के विवादित बयान का विरोध भी पुरजोर हो रहा है। बीजेपी और साधु संत समाजवादी पार्टी के महासचिव को धूर्त और नीच बता रहे हैं और अखिलेश यादव से उनके मानसिक इलाज की बात कर रहे हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा मंदिर को धोखा कहना, मुझको लगता है कि वह व्यक्ति शुद्ध रूप से पागल हो चुका है और अविलंब स्वामी प्रसाद मौर्य को पागल खाने में भर्ती कर देना चाहिए। क्योंकि जब कुत्ता पागल हो जाता है तो उसको गोली मार देना चाहिए या तो फिर उसको कांजी हाउस में बंद कर देना चाहिए। दुखद है। भगवान राम का भव्य मंदिर अयोध्या में जो बन रहा है, भारत के लोग उससे बहुत प्रसन्न हैं। अगर कोई नहीं भारत का है, उससे नहीं पसंद है, तो ये उसकी चॉइस है। रही बात स्वामी प्रसाद मौर्य की, तो मौर्य जी को समझना होगा कि 2022 में जो जनता जनार्दन होती है वो तो खुद ही उनका नाटक बना के छोड़ दी है। हालांकि स्वामी मौर्य है कि मानते ही नहीं, उन्होंने राम मंदिर के अलावा देश के विभाजन पर भी विवादित बयान दिया और कहा कि जिन्ना नहीं बल्कि हिंदू महासभा के चलते भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ और हिंदू राष्ट्र की मांग करने वालों को राष्ट्र विरोधी बताया। हिंदू राष्ट्र की बात करने वाले लोग देश के दुश्मन हैं। बहुत पहले हिंदू राष्ट्र की बात हिंदू महासभा ने किया था, हिंदू महासभा ने किया था, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष सावरकर भी रहे, वीर सावरकर भी रहे। उन्होंने किया था तो भारत और पाकिस्तान बन गया। भारत पाकिस्तान जिन्ना के नाते नहीं बटा, भारत पाकिस्तान इसलिए बता था कि उस समय हिंदू महासभा ने देश के दो राष्ट्र की मांग किया था और द्विराष्ट्र के आधार पर पाकिस्तान और देश का बंटवारा हुआ था। यानी स्वामी मौर्य की कोशिश विवादित बयानों से सुर्खियों में बने रहने की है, क्योंकि एक ही दिन में 2 विवादित बयान उनकी मंशा को दर्शाने के लिए काफी है। और इसी को लेकर बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत गौतम ने भी पलटवार किया है।
देखिए, उनको ज्ञान का अभाव है, उनको मालूम नहीं है, उनको टीवी में रहना होता है, इसलिए बकवास भरे वातावरण निर्मित करने का वो काम करते हैं। और सबको मालूम है, अगर जवाहरलाल नेहरू जिद पर ना होते, 15-14 वोटों में से एक भी वोट उनके पक्ष में नहीं था। तो क्या स्वामी मौर्य के बयान से किनारा सिर्फ बहाना है या फिर समाजवादी पार्टी का इंटरनल एजेंडा? क्योंकि स्वामी मौर्य बार बार हिंदू आस्था पर चोट करते हैं, धार्मिक स्थल पर सवाल खड़े करते हैं, और जब समाजवादी पार्टी की तरफ से बयान आता है तो उसी सपा नेता से मुंह फेर लेते हैं, जिसे अखिलेश यादव ने पार्टी का महासचिव बनाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। INDIA गठबंधन में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस भले ही एकजुटता की बात कर रही हो, लेकिन विधानसभा चुनाव में एक बार फिर ये दोनों आमने सामने आ चुके हैं। मध्य प्रदेश में अब तक जारी उम्मीदवारों की लिस्ट में कुछ सीटों पर दोनों पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ संघर्ष करती हुई नजर आएंगी और ये सीट्स दलित, अल्पसंख्यक और यादव बहुल मानी जाती है। और ऐसे में क्या एक बार फिर इंडी गठबंधन सीटों की लड़ाई में उलझ गया है? ये हम आपको दिखाते हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश में 5 सीटों पर दोनों दल आमने सामने हैं। समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस पर सही से सीट शेयर नहीं करने का आरोप लगा दिया और साथ ही सवाल भी खड़े कर दिए कि जानबूझकर समाजवादी पार्टी की सीट पर कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी उतारे। तो ऐसे में बड़ा सवाल ये कि क्या समाजवादी पार्टी से बागेश्वर का बदला ले रही है कांग्रेस? तो फिर यूपी में समाजवादी पार्टी के पास किस तरह का मौका होगा? क्योंकि सीट शेयरिंग पर फाइनल फैसला क्या होगा, अब तक की तस्वीर साफ नहीं हो पाई। जिस इंडी गठबंधन की नींव सिर्फ इसलिए पड़ी ताकि 24 के रण में मोदी को मात दी जा सके, उस गठबंधन की पोल विधानसभा चुनाव में ही खुल गई है, जहां एक तरफ कांग्रेस है तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी। दरअसल मध्य प्रदेश में अब तक जारी उम्मीदवारों की लिस्ट में 5 सीटों पर दोनों पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ संघर्ष करती नजर आएंगी। ये सीटें दलित, अल्पसंख्यक और यादव बहुल मानी जाती हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी की तरफ से जारी की गई लिस्ट के बाद अब इंडिया गठबंधन में कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि जानकार मानते हैं कि समाजवादी पार्टी इन लिस्टों को जारी करके कहीं न कहीं से कांग्रेस पर दबाव भी बनाना चाह रही है। लेकिन इस एपिसोड की शुरुआत तब हुई जब कल सुबह समाजवादी पार्टी के सिटिंग सीट पर कांग्रेस की तरफ से प्रत्याशी घोषित कर दिया जाता है। इंडिया गठबंधन में शामिल होने के बाद अखिलेश यादव ने कहा था कि वो सीट बांटने वाले होंगे। इसी रणनीति के तहत उन्होंने मध्य प्रदेश में उम्मीदवार उतारने की घोषणा की और इसे उनकी दबाव बनाने की रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है। हालांकि अखिलेश यादव ने ही कहा था कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में सीटों के लिए संघर्ष नहीं है, तो शिवपाल यादव अब भी इस विवाद को कबूल नहीं कर रहे हैं। मैं नहीं समझता हूँ कि कहीं किसी तरह का सीट का कोई सवाल होगा। गठबंधन जीतेगा। जनता बीजेपी को 80 की 80 सीटें हराने जा रही है, क्योंकि जनता महसूस करती है कि बीजेपी के लोगों ने धोखा दिया है, महंगाई बढ़ा दी। अभी खेतों में धान खड़ा है, एक भी धान खरीदने के लिए अभी तक इंतजाम नहीं किया। जब तालमेल टूटा है वहाँ पर, तो आगे की रणनीति कैसे बने 2024 की? अरे अभी कहाँ टूटा है, लेकिन असली बात तो 2024 का है। 2024 में हम लोग भारतीय जनता पार्टी को हटाएं। उम्मीद थी कि लोकसभा चुनाव के समीकरण को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस मध्य प्रदेश में कुछ सीटें सपा को दे देगी, लेकिन अभी तक स्थिति बिल्कुल विपरीत है। कांग्रेस ने रविवार सुबह 9 बजे की 230 में 144 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा की और करीब 10 घंटे बाद शाम 5 बजे सपा ने भी 9 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी, जिसमें 5 सीटें ऐसी हैं जहां दोनों दल आमने सामने हैं। एमपी में इन सीटों पर आमने सामने भंडेर सीट पर कांग्रेस से फूल सिंह बरिया तो सपा से डीआर राहुल, राजनगर सीट पर कांग्रेस से विक्रम सिंह तो एसपी से ब्रजगोपाल पटेल, बिजवार सीट पर कांग्रेस से चरण सिंह यादव है तो सपा से मनोज यादव, चितरंगी में कांग्रेस से मानिक सिंह है तो समाजवादी पार्टी से श्रवण कुमार गोंड और कंटगी में कांग्रेस से बोध सिंह भगत है तो सपा से महेश सहारे ताल ठोक रहे हैं।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर में डेयरी प्लांट का उद्घाटन किया। इस प्लांट में हर दिन 5 लाख लीटर दूध की खपत होगी। इस दौरान सीएम योगी ने एक जनसभा को भी संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि यूपी में बीजेपी की सरकार बनने के बाद हालात बदल गए हैं। उत्तर प्रदेश विकास के रास्ते पर तेजी से आगे बढ़ रहा है और साथ ही ये भी कहा कि पहले यूपी में निवेश नहीं हो रहा था, लेकिन आज उत्तर प्रदेश में निवेशकों की कतार लगी हुई है। इसी पर दिखाते हैं आपको, ये सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा क्या, ये हम आपको सुनाते हैं। स्थितियां कठिन थी, कानून व्यवस्था की हालत बदतर थी, दंगे होते थे, अराजकता चरम पर थी और उन स्थितियों में कोई भी निवेशक प्रदेश में निवेश करने को तैयार नहीं था, क्योंकि जिन उद्यमियों ने पहले से अपना निवेश किया था, जब यही सुरक्षित नहीं थे तो नया निवेश कहां से आता। जो थे वही पलायन कर रहे थे। लेकिन आज पिछले 6 वर्ष के अंदर बेहतर कानून व्यवस्था की स्थिति ने व्यवसाय की सुगमता के लिए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए जो रिफॉर्म चाहिए थे, उन सबको करने के उपरांत आज जब सरकार ने निवेश का सरलीकरण करने का प्रयास किया, आज उसके बेहतर परिणाम हम सबके सामने आ रहे हैं। और इसी के साथ यहां रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।